हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्रो विद रवि में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर सब्जेक्ट है आपका प्रोबलेमेटिक सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट अर्थात समस्यात्मक मृदाएं तथा उनका प्रबंधन से जुड़े कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लाए हैं। दोस्तों, यह प्रश्नोत्तर आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं आपकी एग्जाम की दृष्टि से। जी हाँ दोस्तों, तो इसलिए क्लास को पूरा देखें और अपनी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें, जिससे कि यह क्लास आपके सभी दोस्तों के पास पहुंच सके और उनके लिए भी यह लाभदायक साबित हो सके। जी हाँ दोस्तों, तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न है कि अम्लरोधी फसलें कौन कौन सी होती हैं और उनका उदाहरण लिखिएगा। दोस्तों, इस प्रकार के जो प्रश्न हैं आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए क्लास को पूरा देखें तथा क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, प्रश्न है कि अम्लरोधी फसलें कौन कौन सी होती हैं, उदाहरण दीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जो अम्लरोधी फसलें को क्या कहते हैं। तो जो अम्लरोधी फसलें होती हैं वो इस प्रकार से होती हैं कि विभिन्न फसलों की अम्ल सहनशीलता शक्ति अलग अलग होती है। अवरोधी बरसीम, चुकंदर, फूल गोभी, सेम, पत्ता गोभी, खरबूजा और लूसन अधिक रोधी, राई, बकडीट आदि। तो दोस्तों, जो अम्लरोधी फसलें होती हैं वो होती हैं जैसे कि जो फसलों की अम्ल सहनशीलता शक्ति सबसे अलग होती है। अम्लरोधी फसल किसे कहते हैं? जिन फसलों की अम्ल सहनशीलता शक्ति अलग होती है उनको बोलते हैं अम्लरोधी फसलें। और जो अवरोधी किस्म की फसलें हैं वो कौन कौन सी हैं? आपकी बरसीम, चुकंदर, फूल गोभी, सेम, पत्ता गोभी, खरबूजा, लूसन। और जो अधिक अम्लरोधी फसलें हैं वो हो गई आपकी राई, बकडीट। और जो औसत रोधी होती हैं, जो औसत अम्लरोधी फसलें होती हैं वो आपकी हो गई मक्का, जई, आलू, सोयाबीन, गेहूँ। यह सभी आपकी औसत रोधी किस्म की जो फसलें होती हैं उनके अंतर्गत आती हैं। उसके बाद जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दोस्तों इस प्रकार का है कि मृदा लवणीयता का पौधों की वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है। मृदा लवणीयता का पौधों की वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, यह भी प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसका जो सही उत्तर है वो इस प्रकार से होगा कि मृदा लवणता एवं क्षारता का मृदा व पौधों पर प्रभाव। तो यह दोस्तों दो प्रकार से पड़ता है। पहला पड़ता है मृदा पर प्रभाव। जो मृदा लवणता का प्रभाव है सबसे पहले पड़ता है मृदा पर। तो उसके अंतर्गत जो आते हैं, पहला आता है मृदा संरचना में ह्रास, मृदा संरचना में ह्रास। दूसरा है वायु संरक्षण में अवरुद्ध, वायु संचारण में अवरुद्ध। तीसरा है मृदा में कीचड़ बनना। चौथा है जीवाणुओं की संख्या व क्रियाशीलता पर प्रतिकूल प्रभाव, जीवाणुओं की संख्या व क्रियाशीलता पर प्रतिकूल प्रभाव। पांचवा है पारगम्यता में कमी, पारगम्यता में कमी। छठा है कार्बनिक पदार्थ का परिक्षेपण। और सातवां है कि पोषक तत्वों में अपर्याप्त में वृद्धि, पोषक तत्वों की अपर्याप्त में वृद्धि। आठवां है मृदा पीएच में वृद्धि, मृदा के पीएच में वृद्धि। और नवा है मृदा विलयन के पराशरण दाब में वृद्धि। यह सभी मृदा पर प्रभाव हैं। अब आपको जो दूसरा है वो है पौधों पर प्रभाव, कि पौधों पर प्रभाव किस प्रकार से पड़ते हैं। तो सबसे पहले जो प्रभाव पड़ता है वो यह है कि पौधों द्वारा जल अवशोषण अवरुद्ध हो जाता है। दूसरा है जड़ों के पास विलयन के रसाकर्षण दाब में वृद्धि के कारण जीव संकुचन। तीसरा है पोषक तत्वों का अल्प मात्रा में अवशोषण। चौथा है पौधों की जड़ों एवं रानों की क्षति। पांचवा है पौधों में विभिन्न आयनों में असंतुलन, विभिन्न आयनों में असंतुलन। अगला प्रश्न है अर्थात प्रश्न नंबर 3 है कि जल सेमन प्रबंधन प्रोग्राम के उद्देश्य लिखिएगा। दोस्तों, यह भी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिस्ट में आता है कि दोस्तों यह प्रश्न आपके लिए बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है और यह बहुत ही उपयोगी आपकी परीक्षा की दृष्टि से है, जिसे आप कहीं पर नोट भी कर सकते हैं कि जल सेमट प्रबंधन प्रोग्राम के उद्देश्य लिखिएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं जल सेमट प्रोग्राम के उद्देश्य की।
तो इसका जो उत्तर है वो निम्न प्रकार से होने वाला है कि जल संयमन प्रबंधन प्रोग्राम के उद्देश्य। तो जल संयमन प्रबंधन प्रोग्राम के उद्देश्य विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपको बताए गए हैं कि जो पहला उद्देश्य है वो यह है कि बहे हुए जल से होने वाली हानि पर नियंत्रित करना। बहे हुए जल से होने वाली हानि पर नियंत्रण करना। दूसरा है बहे हुए फाजिल पानी का समुचित प्रबंधन एवं सह-उपयोग करना। तीसरा है कि भूक्षरण से होने वाली भूमि एवं जल के नुकसान को रोकना। चौथा है निचले क्षेत्रों में बाढ़ के पानी को रोकना। पांचवा है भूमिगत पानी का स्तर नियंत्रण करना। और छठा है कि जल संयमन क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग करना तथा वानिकीय पौधों एवं चारे की फसलों तथा चारे घास का उत्पादन बढ़ाना। इसी प्रकार से जो अगला प्रश्न है दोस्तों, यह भी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की लिस्ट में आता है। प्रश्न यह है कि कंकाल मृदाएं से आप क्या समझते हैं, या कंकाल मृदाएं क्या होती हैं, इस पर टिप्पणी लिखिएगा। दोस्तों इस प्रकार से जो प्रश्न आपकी परीक्षा में बनते हैं, तो कंकाल मृदाएं से आप क्या समझते हैं, तो इसका जो सही उत्तर है वो इस प्रकार से होने वाला है कि कंकाल मृदाएं आखिर कहते किसे हैं। तो आपको बता दें कि कंकाल मृदाएं जहां मृदा अपक्षरण अत्यधिक होता है और मृदा के अनेक स्तर नष्ट हो जाते हैं। क्या है कि जहां मृदा अपक्षरण अत्यधिक होता है और मृदा के अनेक स्तर नष्ट हो चुके हों, वहां की मृदा को कंकाल मृदा कहते हैं। वहां की मृदा को क्या कहते हैं, कंकाल मृदा। तो कहाँ की मृदा को कंकाल मृदा कहा जाता है, वह मृदा जहां अपक्षरण सर्वाधिक होता है और मृदा के अनेक स्तर नष्ट हो चुके हों, वहां की मृदा को कंकाल मृदा कहते हैं। इन मृदाओं की सतह मृदा आ स्तर प्रायः बह चुकी होती है और अवमृदा या बा सन स्तर ऊपर आ जाती है। इन मृदाओं के उत्पादन क्षमता बहुत ही कम हो जाती है। इन मृदाओं में अच्छी खेती नहीं हो सकती। इन मृदाओं में अच्छी खेती नहीं हो सकती है। इन पर वनस्पति नहीं होती है। इन मृदाओं पर मूल पदार्थ दिखाई देने लगते हैं। अगला प्रश्न है, और यह आज की क्लास का अंतिम प्रश्न होने वाला है कि लवणीय मृदा में कौन कौन से फसल चक्र अपनाने चाहिए। तो दोस्तों यह भी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट की लिस्ट में आता है कि लवणीय मृदा में कौन से फसल चक्र अपनाने चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लवणीय मृदा का फसल चक्र होता है वो किन बातों पर निर्भर करता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो इस प्रकार से कि लवणीय मृदा पर फसल चक्र, इन मृदाओं में सदैव फसलें उगानी चाहिए, इन्हें पड़ती नहीं छोड़ना चाहिए। इन मृदाओं को खाली छोड़ने से यह अपनी अवस्था में वापस आ जाती हैं। इन मृदाओं के लिए उपयुक्त कुछ फसल चक्र निम्न प्रकार से होते हैं, जैसे कि घान जौ काउपी, दूसरा है धान सरसों, या सभी फसल चक्र हैं जो अपनाने चाहिए। और तीसरा है सी है ढैंचा गेहूं धान आलू। इसी प्रकार से डी है ऊंचा मान बरसीम, ई है पड़ती सरसों बाजरा जई, एफ है ऊंचा अर्थात हरी खाद चुकंदर मक्का जौ, जी है कपास रिजका मक्का आलू, या चाहे ग्वार जौ कपास मेथी। दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों अगर आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि चैनल पर आने वाले इसी प्रकार के और भी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो मिलते हैं अगली क्लास में नए प्रश्नों के साथ। तब तक जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।